सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गलती से हम लोग लाइव क्लास में उधर चले गए थे ऐप के थ्रू। वो आदत बन गई ना ऐप के थ्रू जाने की, तो फिर ये बार याद में नहीं रहता, दिमाग में नहीं रहता कि ऐसा करना है। अभी कौन कौन है लाइव, कौन कौन है अभी? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के अलावा कौन है, और कौन कौन है और? हाँ यस, आई नो, कॉलेज एग्जाम्स चल रहे हैं। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। आज की न्यूज़ है अंडरस्टैंडिंग शुगर केन बाय प्रोडक्ट। एक प्रेस मड आया था हम लोगों ने कल परसों ही, फ्राइडे सैटरडे, हाँ यस, सैटरडे वी हैव डन शुगर केन इंडस्ट्री। और शुगर केन इंडस्ट्री में हम लोगों ने, आपको याद होगा तो हम लोगों ने शुगर केन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, वो सब प्रॉब्लम डिस्कस की थी और शुगर केन इंडस्ट्री डिस्कस किया था। और उसी के साथ हमारा जो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं शुगर से मिलने वाले, और वो सब हैं। हाँ यस गुलीन, आई कम टू नो। तो हम लोगों ने शुगर केन इंडस्ट्री डिस्कस किया था। शुगर केन इंडस्ट्री में हम लोगों ने बैगासेस और मोलासेस डिस्कस किया था। अभी उसी के प्रोसेस में एक उसका जो थर्ड जो उसका आउटपुट है, दैट इज़ बाय प्रोडक्ट है उसका, दैट इज़ प्रेस मड, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। और उसके बाद देन वी विल डिस्कस गजराज सुरक्षा, एक प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का, तो इंडिया टेक सेंटर स्टेज लॉन्चेस ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, कोप 28। और उसके बाद है ग्लोबल माइलस्टोन है कोडेक्स सॉरी, कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन, सॉरी, एलिमेंटरिस कमीशन, सीएसी कहते हैं इसको। उसके बाद लद्दाख पुश टू इंक्लूजन ऑफ सिक्स शेड्यूल एग्जामिनिंग द डायनामिक्स। हम लोगों ने पॉलिटी डिस्कस किया हुआ सेक्शन, उसके अंदर हम लोगों ने 9 शेड्यूल, सॉरी 6 शेड्यूल डिस्कस किया था, तो हम लोग 6 शेड्यूल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द शुगर केन बाय प्रोडक्ट है प्रेस मड। तो व्हाट इज प्रेस मड एग्जैक्टली? जब शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर शुगर से जब जूस निकल जाता है, तो उसके जो बचा हुआ जो रेसिड्यू है, दैट विल बी, उसको क्रश करके ना, उसको यहाँ पर यूनिट्स लगा होता है उसकी, छोटे 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 छोटे, उसको बहुत बारीक डस्ट या पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद फिर उसकी बायो कंपोस्टिंग होती है, तो उसमें कंपोस्ट ऐड किया जाता है, तो फिर जिसको केंचुआ खाद कहते हैं, फिर उसकी वो बनाई जाती है। देन उसके बाद दैट इज़ वेरी गुड इन न्यूट्रिएंट्स, तो उसकी यूजेजेस से रिलेटेड ये टॉपिक है। और प्रेस मड मतलब कल मिला के ये शुगर केन से बना हुआ, शुगर से, गन्ने से जब निकाल लिया, तो द केन दैट वाज शुगर केन, उसको सो फिर निकालने के बाद उसका, अब यहाँ पे इस इंडस्ट्री में मानो या फिर आप बेवरेजेस इंडस्ट्री में, शराब की इंडस्ट्री जो है, उसमें आप मान सकते हैं कि वहाँ पर इसको निकालने के बाद जो बच जाता है रेसिड्यू, और उसको हम लोग फिर इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अपनी क्लास के अंदर कि जो गन्ने से जो निकाल लिया जाता है, जूस निकाल लेते हैं, जो बाकी जो रेसिड्यू होता है, उसको फिर वो जला भी लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर जलाना नहीं है उसको, फिर उसको उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना, खाद में कन्वर्ट कर, उसको पाउडर बना के उसको खाद में कन्वर्ट करना, उसमें फिर वो मिक्स करके डालते हैं, तो उसमें फिर जो वर्मी कल्चर है वो डेवलप होता है। केंचुआ खाद कहते हैं जिसको। तो press mud also recognizes filter cake or press cake emerges as valuable resource of generation of compressed biogas, CBG कहते हैं इसको, with an estimated value of 2,484 crore, producing a substantial
460,000 tons. So that is insight into the press mud क्या है? Synonymous with the filter cake is a residue from the filtration process during the extraction of cane juice for sugar industry. Typically 3 to 4% of press mud is obtained from every ton of cane crushed. 3 to 4% of press mud is obtained from every ton of cane crushed mills. Cane crushed mills address this agriculture waste by recycling into the manure through composting benefit local farmers. तो ये जो रेसिड्यू बच जाता है इसकी फिर वो कंपोस्टिंग करेंगे, खेतों में ले जाएँगे। तो हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया था कि जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर हमेशा हाँ, जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमेशा जो सॉइल है, उसमें ह्यूमिड ज़्यादा होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी आपके घर में जो बायो रेसिड्यू होता है, सब्जियाँ जैसे छिलके हैं उनके या फिर चाय पत्ती है या फिर जो भी ऑर्गेनिक आपके पास प्रोडक्ट हैं, जो सब्जियों के पत्ते वगैरह, उसको आप गमलों में डालो तो उससे फिर एक कंपोस्ट खाद बनती है और बहुत न्यूट्रिएंट होती है। उसके न्यूट्रिएंट उसके काम आते हैं। घर में अगर कोई अंडे खाता है तो जो उसका बाहर का जो जो छिलका है वो भी उसमें डाला जा सकता है गमलों के अंदर और उससे जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग और उसी तरह गन्ना अब बायो प्रोडक्ट है ना? तो सॉरी तो गन्ना जो है उससे गन्ने को फिर जो रेसिड्यू बच गया उसमें फिर वो कंपोस्ट पैदा किया जाता है तो वो कंपोस्ट जब पैदा हो जाता है न्यूट्रिएंट है फिर उसको खेतों में छिड़का जाता है और खेतों में अगर छिड़का जाता है तो इट मीन्स ये पहली बात है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बढ़ाता है उसके बाद जो सॉइल है उसके ऊपर एक कवर डेवलप कर लेता है उसकी जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ना सॉइल की प्लस न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उसको जो उसमें जो बायो कंपोस्ट जो फर्टिलाइज़र है, खाद जो है, नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है, उससे जो केंचुआ जो जिसको केंचुआ खाद कहते हैं, वो उससे ज़मीन की जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है और उसके बाद नेचुरल फर्टिलाइज़र है प्लस अब क्योंकि जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर कि अभी लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ा स्टेप है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो हेल्थ के लिए जो सॉइल है उसके लिए बहुत हेल्दी है और उसके अलावा देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स है ना इस तरह के जो बायो कंपोस्ट है उसके अंदर तो दिस इज प्रेस मड कंपोस्ट कहते हैं इसको और निकलेगा गन्ने से आप लोगों ने जिन लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन की है उनके लिए बता दें कि ये गन्ने से निकलने वाला रेसिड्यू है जो हम लोगों ने मॉर्निंग की क्लास में ज्योग्राफी में हमने जो मोलासेस और बगैसेस डिस्कस किया था कल परसों ही तो उसी का है जो गन्ना जब निकल जाता है उसमें से हाँ जो गन्ना जो लकड़ी बच जाती है, फाइबर बच जाता है या तो गन्ना मिल जला लेती है, नहीं तो नहीं जलाती तो फिर उसको क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर, तो कई बारी उसका फिर उसको क्रश करके उसको बहुत बारीक में कन्वर्ट करके उसका फिर कंपोस्ट खाद बनता है। तो दिस इज़ दैट वन। So, organic byproduct from sugar mill is called press mud compost, which is utilized to provide a nutrient-rich, high-quality organic matter, which, when it is applied to the soil as manure, result into the better substantial yield. जब इसको खाद में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो बढ़ेगी एज वी हैव डिस्कस जैसे जैसे क्योंकि इंडिया में रेटून फार्मिंग होती है जब गन्ना उगा लिया जाता है गन्ना नया गन्ना जब लगाते हैं लगाने के बाद गन्ने का ऊपर का हिस्सा काट लेते हैं, नीचे जो रेटून बच जाता है, उसी में से दोबारा गन्ना उग जाता है। या फिर 3 साल के बाद उसको सारे के ऊपर ट्रैक्टर चला के फिर जो गन्ना जो फसल तैयार की है, उसमें से गन्ने काट के फिर दोबारा से लगा देते हैं। अब इस स्टेज के अंदर फर्स्ट ईयर में तो हमने गन्ना नया लगाया, फ्रेश लगाया, उसकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर होगा तो वी नीड फर्टिलाइजर्स हमने डिस्कस भी किया था गन्ने की ग्रोथ के लिए गन्ना मोटा भी होना चाहिए लंबा भी होना चाहिए जूसी भी होना चाहिए उसमें बहुत फाइबर नहीं हो तो अब इन सब चीज़ों के लिए फर्टिलाइजर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है और अगर फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स होंगे है ना और ऑर्गेनिक अगर खेती जो है ऑर्गेनिक होगी तो देन इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबडी उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, फ्री में है। हाँ, ठीक है ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ही कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ेगी या फिर खुद से भी उगा सकता है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग। तो उसके बाद प्रेस मड इज़ सॉफ्ट स्पंजी, अमॉर्फस डार्क ब्राउन, व्हाइट मटीरियल कंटेनिंग नाइट्रोजन, सेलुलोस है, लिग्निन, प्रोटीन, शुगर फाइबर एंड coagulated colloids including cane wax and
उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एल्ब्यूमाइनस एल्ब्यूमाइनोडिस मायोनिडिस, मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा बेटा इसका, inorganic salt or salt particle that and other carbon containing available in the final product which is suitable for biofuel and fertilizer production. Albuminoids, हाँ yes अब ठीक हुआ, albuminoids. तो these are दो, it is carrying these things, तो organic farming के लिए perfect है. और उसके अलावा एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, होता क्या है ये, तो मुझे ये याद नहीं है अभी, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए. एडवांटेजेस क्या हैं, हाँ, जो जो लोग बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो झट से पता लग कर लेंगे क्या है ये. एडवांटेजेस बायोगैस प्रोडक्शन, प्रेस मड सर्व्स एज आइडियल फीड स्टॉक फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन, सब्सिक्वेंटली प्यूरिफाइड टू क्रिएट सीबीजी. तो सीबीजी मतलब दैट इज यहाँ पर है, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस. तो एग्रीकल्चर बेनिफिट्स, रिच इन वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रेस मड प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर. तो हॉर्टिकल्चर की जो भी कैटेगरी, हॉर्टिकरी मतलब जो फसलें खाई नहीं जाती, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. उसके बाद ग्रीन एनर्जी सोर्स, एक्नॉलेज्ड एज वैल्यूएबल रिसोर्स, प्रेस मड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन. अब हम देखेंगे गन्ने के कितने सारे जो गन्ने के जो कितने सारे जो यूजेजेस हैं, यूजेजेस के अंदर हमने उससे देखिए इसके अंदर हमने उससे मोलासेस भी निकाल लिया, तो ये बैगासेस हो गया. तो ये जो गन्ना जो बच गया रेसिड्यू है, मोलासेस हो गया. हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको कि ये उसके अंदर जो वाइन इंडस्ट्री है उसके अंदर काम आएगा. तो और उसके बाद फिर उसका इथेनॉल निकल गया उसी से. देन उसके बाद प्रेस मड ये हो गया, डेवलप हो गया, तो बायो सीएनजी बन जाएगी इससे. उसके बाद पोटाश निकलेगा इसी से. तो एक गन्ने के मल्टीपल यूजेजेस हो गए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मर की इनकम इन सबसे बढ़ेगी. ठीक है. देन उसके बाद so green energy source acknowledged as valuable resource, press mud contributes significantly to green energy production. Challenges associated with press mud, हाँ बेटा सबसे इम्पोर्टेंट. मैं क्या कर रहा हूँ कि अब आज से एक बार कोशिश किया मैंने कि जिस न्यूज़पेपर से या जिस एरिया से जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज था उसकी फोटो हम लोग साथ में देंगे. तो दिस इज डाउन टू अर्थ न्यूज़पेपर है, और डाउन टू अर्थ में से हम लोगों ने जो ये एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं डाउन टू अर्थ, इनकी एक मैगजीन भी आती है, बड़ी अच्छी मैगजीन है. और इसी से एग्रीकल्चर से सॉरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये मैगजीन. तो शुगर कैन बायो प्रोडक्ट प्रेस मड कैन बी द स्वीट स्पॉट फॉर इंडियाज कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर. तो दिस इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो डाउन टू अर्थ में से ठीक. अंडरस्टैंडिंग द कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है, चैलेंजेस एसोसिएटेड, स्टोरिंग प्रेस मड पोजेस चैलेंजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन लीडिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए टाइम लगता है. उसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट जो पैदा होता है, कीड़े जो उसमें पैदा होते हैं, केंचुआ जिसको कहते हैं, उसको पैदा होने में टाइम लगता है. तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा बहुत, 5 7 10 15 दिन का ये टाइम लगता है. डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, गर्मी होगी तो तेज हो जाएगा, सर्दी होगी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता है. CBG is natural byproduct of anaerobic decomposition from the various waste and biogas sources, including agriculture residue, cattle dung, sugarcane press mud, and municipal solid waste and sewage treatment plant waste. After purification, CBG is compressed, boasting a pure methane content exceeding 95%. Its composition and energy potential align closely with the commercially available natural gas with a calorific value of approximately 52,000 किलोग्राम, मेकिंग इट कंपेरेबल टू सीएनजी. तो हमने डिस्कस किया कि इसका सीएनजी में भी यूज हो सकता है, क्योंकि अब इससे गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी. जब ये डिकम्पोज होना शुरू होएगा और जब इसको खाना शुरू करेंगे तो मीथेन गैस निकलेगी, तो फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मीथेन निकलती है. तो इसी करके हम लोगों ने एक बार क्लास में पहले भी डिस्कस किया था कि अमेरिका ने इंडिया को ब्लेम किया कि बायोगैस के लिए, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल. मतलब व्हाई इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल? तो इंडिया में जो 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 कैटल वेल्थ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और जो कैटल हैं जो वो खाती हैं तो जुगाली करती हैं, तो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस. उसके अलावा इंडिया में काऊ डंग की सही से मैनेजमेंट नहीं है, तो उसको ओपन में कर देते हैं तो सड़ता है, तो इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस. मीथेन गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस. तो इंडिया में नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा हैं, उसकी वजह से इन सब चीज़ों से ये ज़्यादा हो रहा है. हालांकि ये सही है ये गलत है नहीं पता है, बट मीथेन तो निकलता है इससे.
उसी मीथेन से फिर आगे चल के ये सीएनजी बना रहे हैं, फिर उसी से पोटाश है, उसी से प्रेस मड है। अब प्रेस मड समझ गए आप, तो गन्ने से निकला हुआ रेसिड्यू, उसके अंदर केंचुए बनेंगे, खाएँगे, डाइजेस्ट करेंगे, डिकम्पोज़ करते जाएँगे और हम लोग एनवायरनमेंट में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये डिकम्पोज़र्स होते हैं, खाते जाते हैं, उसे डिकम्पोज़ करते जाते हैं, फिर उनसे जो खाद बनती है, फिर वो खेतों में डालते हैं, फिर उससे सारे काम जो हम लोगों ने जितने डिस्कस किए थे अभी तक ज्योग्राफी क्लास में, वो सारे यहाँ पर आ जाएँगे। उसके बाद है गजराज सुरक्षा, सेफगार्डिंग एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक्स। तो व्हाट इज़ इट? तो हम लोगों ने जो ये इलस्ट्रेशन है, तो ये न्यूज़ हमने कहाँ से ली है? ये बिज़नेस टुडे का जो वहाँ से हम लोगों ने न्यूज़ ली है ये। और ये दिस इज़ द न्यूज़, इंडियन रेलवे डेवलप एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर गजराज टू अवॉइड कोलिजन टू रोल आउट एन इंडिपेंडेंट एलिफेंट कॉरिडोर। अब देख लेंगे इसको, नहीं तो हर न्यूज़ के साथ जोड़ देंगे, नहीं तो फिर इसको अलग से दे दिया करेंगे। तो आई जस्ट हैव डिड दिस एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा-सा टेढ़ा है, कभी-कभी फ़ोटो एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। बट चलो ठीक है ये भी। तो व्हाट इज़ इट? ये है क्या? गजराज सुरक्षा क्या प्रोग्राम है? इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, या फिर इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को भी ये बड़ी-बड़ी कई बारी कंप्लेन आई। कंप्लेन ये कि भई जिन एरियाज़ में से ट्रेन निकलती है, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ हाथियों की पॉपुलेशन ठीक-ठाक है, एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ वेरी गुड। तो वहाँ पर व्हाट वी हैव सीन दैट कि हाथी तो भई जानवर है ना? वो खाना ढूँढते-ढूँढते एक जगह से दूसरी जगह आता-जाता रहता है। तो उन जगहों के ऊपर क्या हो रहा है कि जब ट्रेन वहाँ से क्रॉस करती थी, तो हाथी का रंग क्योंकि काला होता है, तो ट्रेन कई बारी ड्राइवर जो हैं, हाथी को नज़र नहीं आता, हाथी काले रंग की वजह उसके रंग की वजह से। तो उससे क्या होता था कि ट्रेन से हाथियों की टक्कर होती थी, हाथी भी मर जाते थे, ट्रेन को भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नुकसान तो ट्रेन को भी होता होगा, है ना? तो उससे क्या हो रहा था कि दोनों तरफ नुकसान था, एनवायरनमेंट का भी था और वैसे भी, और थोड़ा-सा इनह्यूमैनिटेरियन भी लगता है कि हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जंगलों में से ट्रेनें निकाल दी और उसमें से हाथी बेचारे जो हैं कट के मर रहे हैं। अब उसके लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक एआई बेस्ड एक टूल डेवलप किया, एक वायर लगा देंगे रेलवे ट्रैक के साथ-साथ जहाँ-जहाँ से हाथी हैं। और कुछ जगहों पर हमने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट देखा था, गवर्नमेंट ने हाथियों के लिए स्पेशल एक पुल बनाया हुआ है। तो ट्रेन नीचे से ट्रैक जाता है और पुल के ऊपर से हाथी होके जाते हैं। हाथी बड़ा इंटेलिजेंट जानवर होता है हालाँकि, बट स्टिल है ना, जानवर तो जानवर है। तो उन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ-साथ एक वायर टाइप का जोड़ दिया। जैसे ही हाथी का प्रेशर पड़ेगा, तो वायर जो है वो सिग्नल दे देगी आगे स्टेशन मास्टर को, वहाँ से फिर सिग्नल आ जाएगा, वहाँ से लोको पायलट जो भी होगा, जो गाड़ी का जो ड्राइवर होगा, ट्रेन का ड्राइवर, उस तक मैसेज आ जाएगा। या तो मैसेज आने के बाद या तो ट्रेन की स्पीड स्लो कर लेंगे या फिर ट्रेन को रोक देंगे ताकि हाथी वहाँ से गुज़र जाए। तो दिस इज़ एआई बेस्ड एक टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इससे हाथियों को भी फ़ायदा होगा और तो इंडियन रेलवे को तो जो है वो तो है ही है। ठीक है? तो दिस इज़ द पॉइंट। सो गजराज सुरक्षा, तो ये लालटेन लेके जी करके दिखाया था। दिस इज व्हाट इट इज। तो इट इज सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंडियाज रेलवे हैज implemented द रेवोल्यूशनरी गजराज टेक्नोलॉजी एम्ड एट प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये जब हम इसको मेंस में लिखेंगे, तो मेंस में एनिमल प्रोटेक्शन या फिर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में आए, मेंस में आए या इंटरव्यू में आए, कि इंडिया के एफर्ट्स क्या-क्या हैं, तो इंडिया के एफर्ट में हम लोगों ने जो लोगों ने उधर जो डिस्कस किया था, जो हमारी अगली न्यूज़ है, उसके वाला कार्बन क्रेडिट वाला वो, और उसके बाद गजराज वाला ये, बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट जो प्रोग्राम कर रही है, तो लेटेस्ट वाला ऐसा होगा तो आंसर देखने वाले को अच्छा लगता है, यार कुछ नया डाला, बोरिंग नहीं है कुछ, है ना? तो गजराज सुरक्षा वाला ये जो है एआई बेस्ड एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। So insight into गजराज सुरक्षा एम्प्लॉइज एंड एडवांस्ड एआई बेस्ड, ये गजराज है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। और गुजरात सुरक्षा एम्प्लॉइज एंड एडवांस्ड एआई बेस्ड एल्गोरिदम एज अ नेटवर्क ऑफ सेंसिटिव ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू डिटेक्ट sensitive optical fiber cables to detect the presence of elephants in proximity of railway track. The primary objective is to mitigate the alarming number of elephant fatalities resulting into train accidents. So eventually, so what it is made just to reduce the number of fatalities to the elephant and just to save the environment, है ना, and biodiversity. So उसके बाद
देखो बेटा, दुनिया में बहुत थोड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हाथियों को पालतू बनाया जा सकता है ना, एंड इंडिया इज़ वन अमंग देम। और इंडिया की तो आइडेंटिटी हाथी हैं। एक आइडेंटिटी हो, वी कांट डिनाई कि इंडिया की आइडेंटिटी हाथी नहीं है, और हम लोग पास से देखते आ रहे हैं, कुछ फ़िल्मों में भी दिखाया है कि इंडियंस हाथियों के साथ लड़ते थे। और हाथियों की इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंस प्लस उनका गणेश से जुड़ा जाना, तो हमारे यहाँ हाथियों की पूजा होती है। डिटेक्शन थ्रू प्रेशर वेव्स, गजराज सुरक्षा आइडेंटिफाइज द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स along the tracks and sensing pressure waves generating during their locomotive. Vibration detection, optical fiber woven along the tracks detect vibration caused by the footsteps of elephant. Elephant हाथी भारा होता है, और जब वो चलता है तो धमक पड़ती है, तो उससे ही एआई बेस्ड ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होंगी, ये डिटेक्ट कर लेंगी और आगे इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स अप टू 200 मीटर ahead of their arrival. Alarms are triggered within the optical fiber network, signaling station masters whenever movement is detected along the tracks. Intrusion detection system, the optical fiber cable based intrusion detection system meticulously tracks the movement of elephants, providing accurate report of nearby station master. तो आसपास का जो भी स्टेशन मास्टर होगा, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, फिर वो लोको पायलट को इन्फॉर्म कर देगा, वो स्पीड कम कर लेगा या फिर ट्रेन रोक देगा। So, ensuring prompt action, the proactive approach enables station master to swiftly inform locomotive driver to affect unaffected areas. The timely communication allows train to be either slowed down or stopped altogether, averting potential collision with the elephants. Expansion plans क्या है? Indian Railway plans to implement the Gujarat Suraksha system in strategic regions including West Bengal, जहां हाथी ज्यादा होते हैं वहीं पे, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरला, specific parts of Chhattisgarh and Tamil Nadu. The expansion underscores the commitment of wildlife protection and integration of cutting edge technology to the safer coexistence between the railways and elephants. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन या बायो प्रोडक्शन, सॉरी बायो प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है, उसी को ठीक से इम्प्लीमेंट कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सज़ा का भी प्रोविज़न है वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। हमारे यहाँ पर जो एनिमल हैं प्लस जो प्लांट्स हैं, इनको हम लोगों ने लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया, उसी में हम लोगों ने रिवर्स को भी जोड़ दिया है। तो इस करके सज़ा जो है वाइल्ड लाइफ नुकसान पहुँचाने में या रिवर को नुकसान पहुँचाने में सज़ा का अब जो प्रोविज़न है, अब ये जो सज़ा है वो सख्त सज़ा है, तो इसका मतलब जेल डाला जा सकता है अभी। तो उसके बाद है ग्लोबल माइलस्टोन कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन, CAC, कोडेक्स एलिमेंटरस कंडीशन कमीशन सॉरी, endorses India's millet standard proposal. Now this is the point के फूड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO, है ना, दैट इज जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। WHO एंड FAO यानी कि हाँ, कुछ और बताना था आपको, पॉइंट बताना था, मुझे दिमाग से निकल गया पॉइंट वो। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव क्या था वो, दिमाग में नहीं आ रहा पॉइंट ये। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था FAO को किस क्लास के साथ जोड़ा था, वो भी पॉइंट बताना पड़ेगा। किस पॉइंट के साथ, किसके साथ जोड़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? FAO प्लस इंडिया का जो एक फिश वाला प्रोजेक्ट था, वो कौन सी फिश थी जिसके साथ FAO के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने वो एग्रीमेंट किया है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बताओ बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। कौन सी फिश की कैटेगरी है वो, जहां इंडिया ने FAO उसके साथ मिलके हम लोगों ने उसको उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया है, और पिछली क्लास में भी मैंने वो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड। यस, ट्यूना फिश, ठीक है। और ट्यूना फिश के बारे में हम लोगों ने ये लास्ट क्लास जो लास्ट क्लास है उसमें डिस्कस किया था।
कि ट्यूना फिश को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके साथ चलाया है, उसके साथ ही मिलती-जुलती स्पीशीज़ के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ, इन दोनों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट के लिए अपने साथ मिला लिया है। और हम लोगों ने रीसेंट ज्योग्राफी क्लास में, फ्राइडे की क्लास में या सैटरडे की क्लास में हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे की क्लास में, कि इंडिया में मिलेट का एरिया बहुत ह्यूज एरिया है मिलेट का, और मिलेट का पोटेंशियल इंडिया का कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो हिमाचल के लोअर लोअर जो शिवालिक एरियाज़ हैं, लोअर हिमालयाज़, और उसके साथ यूपी, बिहार के लोअर हिमालयाज़ के रीजन, और या ये कहो कि ईस्टर्न यूपी का इलाका, अलोंग विद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज़, है ना? दीज़ एरियाज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर मिलेट्स, क्योंकि इसके लिए ना तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, ना वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मिलेट्स के अगर पोटेंशियल को बढ़ाएँगे, तो हमने डिस्कस किया था कि इसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, और जो व्हीट के ऊपर है या जो फिर राइस के ऊपर है, तो उसके लिए एमएसपी नहीं देना पड़ेगा, व्हीट सब्सिडी नहीं, एमएसपी नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से भी बच जाएगी, और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ उस सेक्शन को, कि इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हम लोग जो डब्ल्यूटीओ के जो प्रोविजंस हैं, उसमें भी सब्सिडी वाले इस प्रोविजन से डेवलप हो बदल जाएँगे। प्लस डायबिटीज़ कंट्रोल होगा, प्लस मिलेट की प्रोडक्शन से इंडिया के अंदर डाइवर्सिफ़ाई फार्मिंग हो जाएगी। गवर्नमेंट के ऊपर यूरिया का, एनपीके का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और उसके अलावा हेल्थ के लिए इसके बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जितनी टाइप्स ऑफ मिलेट्स आती हैं, तो उन सभी मिलेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, तो कोडेक्स एलिमेंटर्स के थ्रू गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। और अब आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि पॉपुलराइज़ करे, उसमें खुद भी कई जगहों के ऊपर मोदी गवर्नमेंट के खुद के इनिशिएटिव्स भी हैं। So, in a noteworthy development, Codex Alimentarius Commission (CAC) has officially endorses the India's proposals to establishing global standard for millets, showcasing a significant stride towards international recognition and regulation. Key point of endorsement क्या है? Comprehensive standard (CAC's) approval extend to India's proposal for global standards specifically covering finger millet, barnyard millet, kodo millet, proso millet, little millet, a group of standard. This marks a substantial achievement in the regulating the quality and the production of these millet varieties into the global scale. Now India will extend that. अगर इंडिया में सेल होती है तो ठीक, नहीं होती, ज़्यादा अवेयरनेस आती है तो ठीक, नहीं आती तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम लोग इनको बेच सकते हैं. नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट वी आर सेलिंग, what the government of India is what the government of India is promoting, at which level. तो मोदी गवर्नमेंट की ऐसी तारीफ नहीं होती, ऐसी वो बार-बार सरकार चुन के नहीं आती, उनके सच में काम है, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर दे आर वर्किंग। और अगर ये इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, स्टैंडर्ड सेट होते हैं, तो वी कैन सेल ऑल दीज़ प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बड़े लेवल पर होगा। और अगर ये बड़े लेवल पर होगा, तो फार्मर की इनकम डेफिनिटली इससे जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी फार्मर को, और फार्मर अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफ़ाई करेगा। प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवांटेज है, फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा, सब्सिडी वहाँ नहीं देनी पड़ेगी, एमएसपी की टेंशन सरकार की खत्म हो जाएगी। प्लस क्योंकि ये इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसकी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी के आने वाले टाइम के अंदर ये फार्मर्स के लिए बेटर होगा। गवर्नमेंट को इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इवन लोकल्स में भी। जब बाहर ये मैसेज आएगा कि लोकल्स ये ज़्यादा खा रहे हैं, देन ऑब्वियसली ना, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। Comprehensive standard CSE approval extend to the India's proposal for global standards specifically covering finger millet वगैरह हो गया। FSSAI ग्रुप स्टैंडर्ड्स क्या हैं? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI of India, and concurrently the set up a set group standards outlining 8 quality parameters such as moisture content and uric acid content of 15 types of millets. The meticulous approach ensures the comprehensive framework for assessing the maintaining millet quality. तो अल्टीमेटली इनका काम जो है, इन मिलेट की जो क्वालिटी है उसको असेस करना है कि किस तरह का मिलेट है, किसके अंदर की क्वालिटी कितनी है, कौन सी चीज़ के अंदर कितनी है, किस रेशियो के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट कितने हैं, विटामिन्स वगैरह कितने हैं। देन उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 हमने डिक्लेयर कराया हुआ है। द एंडोर्समेंट कोइंसाइड्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अ डेजिग्नेटेड प्रपोजल by India. The global celebration serves to raise awareness about the nutritional and health benefit associated with millets.
सिग्निफिकेंट क्या है मिलेट्स की? मिलेट recognizes small grained annual warm weather cereal belongings to grass family and aptly termed cereals. They play a vital role in providing essential nutrient to the proper functioning of the human body. About CSE, establishment founded in 1963 by Codex Alimentarius Commission, is an international food standard body. 1963 CSE. तो फाउंडेड बाय 1963 बाय कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन. CAC is an international food standard body. तो CAC देयर इज पॉसिबिलिटी कि मिलेट का क्वेश्चन नहीं हो आपसे, CAC का क्वेश्चन हो कि कब फॉर्म हुआ था, क्या फंक्शन है इसके. तो CAC एंड एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने एस्टेब्लिश किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. इन सब ने मिलकर इसके डेवलप किया. हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेस्ड इन रोम सॉरी, मतलब इटली के अंदर. CAC बोस्ट 189 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया. ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CAC Codex Alimentarius Commission, CAC, is to safeguard consumers' health and ensure fair practices in food trade globally. तो कोडेक्स एलिमेंट्रिस क्या है? कॉमनली नोन एज फूड कोड. इट कंप्राइजेस स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय CAC. दीज स्टैंडर्ड्स आर वॉलंटरी इन नेचर. तो कोडेक्स एलिमेंट्रिस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर नोन एज फूड कोड. तो उसमें गाइडलाइंस हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय CAC. दीज स्टैंडर्ड्स आर वॉलंटरी इन नेचर. अपनी मर्जी है तो उनके ऊपर काम किया जा सकता है, वॉलंटरी है. WTO रिकॉग्निशन क्या कहता है? द एग्रीमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स of the World Trade Organization recognizes Codex standards, guidelines, and recommendations for international trade and dispute settlement. The endorsement solidifies India's position in a proactive contributor to the global food standard, promoting the nutritional benefits of millets and ensuring fair trade practices in the international food market. Chalo. Next is India takes a central stage, launches Global Green Credit Initiative GGCI. तो देर इज पॉसिबिलिटी कि इस साल इसका क्वेश्चन जरूर आएगा. और क्वेश्चन क्यों आएगा? एक सेकंड बेटा, चलो मैं पानी पी लूं. हाँ, तो इस बार इसका क्वेश्चन श्योर आएगा. द ग्राउंड ब्रेकिंग मूव टू द 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP. हम लोगों ने कल की क्लास में भी इसको डिस्कस किया हुआ है. COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो COP 28 हो रही है ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC in UAE. India introduces the Global Green Credit Initiative, an international platform poised to revolutionize environmental dialogue, collaboration, and exchange of innovative programs and instruments. ध्यान रखना, इंडिया ने COP 33 के लिए उसके लिए कराया है. हो सकता है कि इंडिया में ही जो इसकी मीटिंग है 33 COP 33, वो इंडिया में इसकी मीटिंग हो. देन उसके बाद Nature's Ecological Transformation, GGCI, also known as Global Platform for Nature's Ecological Transformation, aligns with the principles of Green Credit Program. It seeks to move beyond the conventional focus on carbon emission, recognizing the incentivizing a broader spectrum of eco-friendly efforts. तो पर्पस क्या है इसके अंदर? फैसिलिटेटिंग शेयरिंग ऑफ ग्लोबल टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो व्हाट इट टू डू? तो प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, और ये वॉलंटरी इनिशिएटिव होगा. हर एक इंडिविजुअल पेड़ लगाए. तो इसका प्रोग्राम का जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम CBD प्रोजेक्ट फोकस, बेटा इसको देख लेना एक बार जाके. ये इंडियन इंडस्ट्री के साथ, CII के साथ, ये नरेंद्र मोदी साहब का ये फोटो है. तो shapes green credit policy instrument of the international scale. International support establishes a common value chain connecting
communities, self-help groups, companies, corporate and other stakeholders through a unified marketplace. तो काम क्या है इनका कि इसको इनिशिएटिव को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है। की बेनिफिट क्या है? जीजीसीआई promises knowledge sharing, innovative solution, collective action and position participating countries as global leader in providing environmental solution। तो जितने हो सके environmental solution जो है वो प्रोवाइड करें। उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो-जो वो कर सकते हैं, वाटर सेव करने का प्रोसेस है। एंड रिसेंट रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया में पानी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 2 से 4% इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। तो शायद यही ग्रीन इनिशिएटिव के थ्रू ही है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या कहता है? अब यहाँ पे की बेनिफिट क्या होंगे? इन सबको इसका एडवांटेज मिलेगा। इनिशिएटिव दैट रिवार्ड्स द इंसेंटिवाइजेस इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज ट्री प्लांटेशन थ्रू इशूइंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट। द अप्रोच एनकरेजेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन। द ग्रीन credit rule 2023 notify the Ministry of Environment Climate Change under the Environment Protection Act 1986 outline the framework of GCP। तो काम क्या करना है? इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करना है, उसमें टी प्लांटेशन है और ग्रीन क्रेडिट जो है उसको इशू करना है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर जीजीसीआई ऑपरेट्स अंडर द गाइडलाइन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी विद द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन and serving as the administrative technical committee contribute to the effective implementation of initiatives। ध्यान रखना बेटा, एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है ना या ज्योग्राफी के यहाँ जो टॉपिक्स यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आ जाते हैं, ये टॉपिक कंपैरेटिवली उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। ठीक, थोड़े-थोड़े बोरिंग होते हैं। इसमें कुछ कुछ ऐसा नहीं होता जो है ना को फैक्ट से आपकी फैक्चुअल नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। पर ये है कि क्वेश्चन यो यूपीएससी का डार्लिंग चाइल्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। इंडियाज़ विजन ऑफ कोप 33 ड्यूरिंग द इवेंट इंडिया शोकेस्ड द कमिटमेंट टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज by proposing a host of 2028 climate change conference COP 33, a move that underscore India's dedication for global environmental leadership। The launch of GGCI position India as the forefront of international efforts to foster environmental sustainability, paving way for collaborative initiatives and transformative actions of at global scale। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, लद्दाख पुश फॉर इंक्लूजन ऑफ 6 शेड्यूल एग्जामिनिंग द डायनामिक्स। नाउ द पॉइंट इज, लद्दाख अपने लिए डिमांड कर रहा है कि मुझे 6 शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अब एज यू ऑल नो दैट कि नेपाल जम्मू कश्मीर से निकल के बनाया गया है और नॉट लद्दाख, नेपाल कहाँ, सॉरी मैं गलती से नेपाल बोल गया, लद्दाख लद्दाख जे&के से निकल के बना है और लद्दाख की अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उसका एक आइसोलेटेड माहौल है और लद्दाख अपने लिए बाकी 6 शेड्यूल स्टेट्स में की तरह अपने लिए डिमांड कर रहा है कि मुझे भी इंक्लूड करो 6 शेड्यूल के अंदर। तो उससे क्या होगा कि ताकि उनकी जो जो आइडेंटिटी है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहे और उसमें बाहर से इंटरफेरेंस नहीं हो, मतलब थ्रू द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो। तो हम लोगों ने जब 6 शेड्यूल किया था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके अंदर आने वाली जो स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वो स्टेट्स जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक-ठाक नंबर में है, वो स्टेट्स इसकी मेंबर्स हैं। अब मैं इसमें तो आप मतलब ध्यान रखना बेटा, इसमें स्टूडेंट ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-कौन सी स्टेट्स कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो लद्दाख है अपने लिए डिमांड कर रहा है कि मेरे को भी 6 शेड्यूल स्टेट में इंक्लूड करो। अब उसके एडवांटेजेस कई सारे, जिस स्टेट के पास 6 शेड्यूल का स्टेटस है, उन स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है और वहाँ पर ज़्यादातर उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पर 6 शेड्यूल काम करता है, वहाँ पर पंचायती राज का काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी कम्युनिटीज़ की एक हिल काउंसिल, अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ की काउंसिल होती है। तो यहाँ पर लेह लद्दाख में भी काउंसिल है। तो उसकी जो है रोल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आउटर इंटरफेरेंस कम हो जाएगी एंड दे रन देयर लॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिस्टम। बट ये है कि बड़े केसेस नहीं, मर्डर वगैरह के केसेस है जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह, छोटे-मोटे केसेस वो खुद ही रिज़ॉल्व कर लेते हैं अपने। क्योंकि इनमें इन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनमें पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री बड़ी कॉमन है ना, तो बाकियों से वो मैच नहीं करता। तो उनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है एंड दे वांट टू मेंटेन दैट आइडेंटिटी। तो देखो उसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है। Recent development, Ministry of Home Affairs has responded to the demand of the civil society group of Ladakh, forming a high-powered committee to assess the feasibility of Ladakh's inclusion into the sixth schedule. Here, the breakdown of the context concern potential implementation post the bifurcation of J&K into the two union territories in 2019. Ladakh became separate union territory without a legislative concern, leading to the demand. अब यहाँ पर ये भी डिमांड है कि हमें यहाँ पर तो यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें स्टेट का स्टेटस दे दो। तो वो जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, लद्दाख का जो इंटेलिजेंसिया है, तो वहाँ के जो इंटेलेक्ट्स हैं, दे आर डिमांडिंग कि हमें उसमें तो वांगचुक करके जो हैं उन्होंने जो उसके फ़िल्म के अंदर जो आमिर खान का जो रोल जिनका रोल आमिर खान ने प्ले किया है, तो ही इज़ डिमांडिंग कि हमें स्टेटस दे दो स्टेट का, तो उससे हमें कुछ ऑटोनॉमी हमें मिल जाएगी, हमें कुछ राइट मिल जाएँगे। तो वो पता नहीं अब गवर्नमेंट मानती है, नहीं मानती, मानती है तो कब मानती है। तो ये सब घूमने-घामने निकले हुए हैं लद्दाख घूमने वाले लोग। Administrative autonomy with J&K having a legislature, while Ladakh does not. There is a concern that administrative Ladakh is predominantly on the hands of the bureaucrats. Domicile policy changes के अंदर क्या था? Fear arise due to the altered domicile policies in Jammu and Kashmir affecting Ladakh's land, employment, demography and cultural identity. कि अगर हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर की तरह ही जो प्रोविजंस खत्म कर दिए, तो हमारे यहाँ पर भी हमारी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी, इंडिया के बाकी पार्ट से लोग आके हमारे यहाँ रहने लग जाएंगे, तो इससे हमारे कल्चर को थ्रेट होगा, है ना। तो लद्दाख की लैंड, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, अगर ये खत्म हो गया तो फिर बाहर से लोग आके हमारी सर्विसेज को ले लेंगे, तो सोशल टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। लिमिटेड पावर टू द हिल काउंसिल, डिस्पाइट हैविंग टू हिल काउंसिल्स इन ले एंड कारगिल, दे आर नॉट अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, लिमिटिंग देयर अथॉरिटी टू द लोकल टैक्स कलेक्शन एंड लैंड यूज। तो वहां पर भी लोकल कम्युनिटीज दो हैं, बट वो सिक्स शेड्यूल में नहीं आते, इस करके उनको खुद को मैनेज करने का राइट नहीं है। जो जो स्टेट सिक्स शेड्यूल में आती हैं, वहां पर उनकी जो काउंसिल्स होती हैं, उनको अपने अपने इश्यूज को हैंडल करने का राइट होता है। तो उसमें बाद गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स होती हैं। तो inclusion of sixth schedule, the National Commission of Scheduled Tribes recommended Ladakh's inclusion under the sixth schedule, emphasizing its tribal population, restrictions on external land acquisition, and the need of preserve its unique cultural heritage. Historically, the sixth schedule has been applicable only to northeastern states, making Ladakh's inclusion in unique proposal. ध्यान रखना बेटा, करंट अफेयर आप सभी लोगों को ठीक से करना है। नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों का टेस्ट होगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर, कंप्लीट ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स, और इवनिंग वालों का कंप्लीट हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस करंट अफेयर्स। याद रखना आप सभी लोग, नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है आपका, ये जो कमिंग सैटरडे, इसी सैटरडे आपका टेस्ट होगा सबका। करंट अफेयर जितना अभी तक हम लोगों ने किया सारा करंट अफेयर। तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है इसके अंदर? सॉरी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकमेंडेड द लद्दाख इंक्लूजन अंडर सिक्स्थ शेड्यूल, एम्फसाइजिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सटर्नल लैंड एक्विजिशन एंड द नीड ऑफ प्रिजर्व यूनिक कल्चर। उनका बना के रखना जरूरी है। लद्दाख की यूनिक कल्चर, ले लद्दाख के लोगों का। हिस्टोरिकली द सिक्स्थ शेड्यूल हैज बीन एप्लीकेबल ओनली टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेकिंग लद्दाख इंक्लूजन इन द यूनिक प्रपोजल। द मिनिस्ट्री ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? The Ministry of Home Affairs have formed a committee to address Ladakh's concern and assess the feasibility of inclusion in the sixth schedule. सेंटर ने कमेटी बनाई है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में एंटर करने के बारे में अपनी रिपोर्ट दो कि व्हाट द डिमांड्स ऑफ लद्दाख इज, क्या फिजिबिलिटी है भी, वहां हो भी सकता है कि नहीं। द कमेटी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट निरंजन राय, स्पेसिफिक टर्म ऑफ रेफरेंस इंक्लूडिंग द कल्चरल प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, एम्प्लॉयमेंट, including inclusive development and examining constitutional safeguards। एडवांटेज क्या है सिक्स शेड्यूल के? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनको मिल जाएगी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनके पास अपनी ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है। हमने नाम लिखे हुए बेटा, क्वेश्चन जो हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी के सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स नहीं है इसका क्वेश्चन आए, या कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसका क्वेश्चन आए। कोई एक स्टेट होगी, बाकी की 3-4 नहीं होंगी, या 3-4 बाकी की होंगी, एक स्टेट जो है बाहर से डाल देंगे। तो autonomous district council provides varying degree of autonomous with the state legislature empowering ADCs to legislative to the various matters, legislative and judicial power। ADCs can make laws and autonomous district council की बात कर रहे हैं। autonomous district council मतलब उनकी अपनी काउंसिल जो है, can make laws, rules, regulation on land, forest, water, agriculture, health and more। ध्यान रखना, क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं आते, उसके लिए सजा का प्रोविजन होता है।
तो हिल काउंसिल ही खुद, वहां पर हिल काउंसिल्स हैं, तो यहाँ पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका नाम ले रहे हैं। तो उसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन एम्स टू प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर एंड लैंग्वेज एंड द रीजन ऑफ द रीजन। सबसे पहली बड़ी बात यही कि लैंग्वेज का खतरा सबसे ज्यादा होता है जब बाहर से लोग आ जाते हैं। देन चैलेंजेस एंड इश्यूज विद सिक्स शेड्यूल, लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन, द पावर कंसंट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हिंडर ब्रॉडर प्रिजर्वेशन। तो legislative power conflict, legislative laws require the governor's assent, potentially causing delays. और उसके बाद discretionary power of governor, ambiguities exist regarding governor's discretionary power leading to conflict. और उसके बाद financial dependency, autonomous council depend on state government for the funds lacking financial autonomy. तो अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अपने फाइनेंसेस खुद से मैनेज कर लेंगे। तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो उससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नर अपनी पावर यूज कर सकता है उसके अंदर। लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर असेंट चाहिए पॉजिंग डिलेज के लिए। तो दीज आर द इश्यूज जिससे लेके वो डिमांड कर रहे हैं हमारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, तो इट विल हेल्प अस, हमारी जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रह जाएगी। देखो बेटा, दिखने में तो लद्दाख सुंदर है ही है, ठीक है, और आने वाले टाइम के अंदर उनका पोटेंशियल भी है। एंड दे नोज दैट कि अगर ऐसा कल को बढ़ता है, जैसे जैसे वहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो लैंड की डिमांड भी बढ़ेगी, लैंड की डिमांड बढ़ेगी। अब लेह लद्दाख के लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है, तो फिर यहाँ से पंजाबी जाएंगे, जब जाएंगे वहाँ पर अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, जब बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे तो पंजाबी लैंग्वेज भी वहाँ पहुँचेगी, है ना। जो जो शब्द वो यूज़ नहीं करते वो भी करने सीख जाएंगे, हमारे वाले भी, है ना, एक आगे एक पीछे, तो वो भी सीख जाएंगे। तो वो दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंग्वेजेस, कि जो हमारी चलती हैं लोकल लैंग्वेजेस वो प्रोटेक्टेड रहें, लैंड हमारी कोई एक्वायर ना करे बाहर से, हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है वो बनी रहे, ठीक। देयर आर सो मेनी थिंग्स, हमारा कल्चर जो है वो बना रहे। पर ये भी साथ में ध्यान रखना कि इंडिया की हर स्टेट की सारी एस्पिरेशंस को पूरा करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स जरूर होती है हमेशा। The suggested measures to Ladakh include creating elected village councils, ensuring transparency, regular elections, and recognizing Gram Sabha's power and functions. Ladakh's pursuit of inclusion of sixth schedule reflects the complex interplay of administration, culture, and developmental considerations. The committee examination and the potential constitutional amendment will shape the trajectory of Ladakh's governance structure. ध्यान रखना बेटा, अगर सरकार सिक्स शेड्यूल स्टेट को दे देती है तो इसका मतलब सरकार अपने हाथ काट के इनको दे रही है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट को क्यों दिया? नॉर्थ ईस्ट शुरू से उन लोगों को साथ रहने की आदत नहीं थी, एंड दे वर लिविंग एज अ ट्राइब्स। लेह लद्दाख के अंदर कुछ एरियाज में ट्राइब्स हो सकते हैं, बट कंडीशन उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कॉम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर एक ही गांव में दो लोग रहते हैं, एक गांव में एक कम्युनिटी पहाड़ के इस तरफ, एक कम्युनिटी पहाड़ के उस तरफ, और दोनों की लैंग्वेज मैच नहीं करती। इसके 1 किलोमीटर बाद जाके दो गांव और हैं, उन दोनों गांव की भी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो इसका मतलब वहां पर ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और लेह लद्दाख में ट्राइबल डाइवर्सिटी उतनी नहीं है। और इसी तरह अगर हर एक स्टेट ऐसे ही अपने लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करती रही तो फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये है कि उनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है, कोई शक नहीं है, पर डिमांड किस हद तक सरकार फुलफिल करेगी, 6th शेड्यूल कंप्लीट दे देगी या विद एक्सेप्शन देगी, इट इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, कि होता क्या है, सरकार देती भी है कि नहीं देती, उसमें पॉलिटिक्स कितनी आती है, तो वो एक इशू है। बट दिस इज द इशू फॉर योर मेन सेक्शन, एंड 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। और 6th शेड्यूल स्टेट्स के अंदर गवर्नर की पावर क्या होगी, इसका मतलब यू हैव टू रीड द होल 6th शेड्यूल, क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर लद्दाख के इशू को हम लोग आगे लेके जाते हैं तो इसके क्वेश्चंस बनेंगे, लद्दाख के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं।